सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि कैसे ये काम करता है। जब हम वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, हमें रेजिडेंस परमिट के लिए भी अप्लाई करना होता है। काफ़ी इजी प्रोसेस रहता है, कोई एडिशनल कोई नहीं रहता। आपके सेम फाइल में दोनों चीज़ें जा सकती हैं, क्योंकि बिना रेजिडेंस परमिट के आप वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड कौन सी है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे एज ए रेस्टोरेंट वर्कर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करते हैं, आपके पास क्लीनर का एक्सपीरियंस है, चाइल्ड माइंडर का एक्सपीरियंस है, आपके पास एज ए ड्राइविंग का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, पैकेजिंग का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे एज ए डिलीवरी पर्सन काम करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे फील्ड हैं जो हमेशा फिनलैंड में डिमांड में रहते हैं। तब आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इन फील्ड में मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन की, वो काफ़ी मिनिमम होती है। कई फील्ड में आप इनकेस आपने 10th भी की है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आप +2 के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयर होगा, जब आप अप्लाई कर दोगे तब जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो आपका एम्प्लॉयर कंप्लीट करवाएगा। कि उन्हें मार्केट में ये बताना होगा कि मार्केट में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये काम करे, और उन्हें इन काम की, इन लेबर की सख्त ज़रूरत है। उसके बाद में जो गवर्नमेंट होगी फिनलैंड की, वो आपको एक पॉजिटिव लेटर देगी जिसके बिहाफ पे आप अपनी फ़ाइल को आगे लेके जा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि काम करने के लिए हमें रेजिडेंस परमिट की ज़रूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि कुछ वेबसाइट्स, कुछ वीडियोस ऐसा भी क्लेम करती हैं कि जहाँ पे ये कहा जाता है कि आप बिना रेजिडेंट परमिट पे वहाँ पे काम कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर आपको वहाँ पकड़ लेते हैं बिना रेजिडेंट परमिट पे काम करते हुए, तब आपको फ़ाइन भी लग सकता है और आपको वापस आपकी होम कंट्री भी भेजा जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ केस में आपको 90 डेज़ मिलते हैं। अगर आपकी जो जॉब है वो कुछ ऐसी कंडीशन में है या ऐसी रिक्वायरमेंट पे हैं जो आपको मैंडेटरी है, मान लीजिए कि आप साइंटिस्ट हैं और वहाँ पे कोई ज़रूरत है आपको, तब आपको 90 डेज़ मिलते हैं और उन 90 डेज़ में भी आपको रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद में नहीं, अगर आप नहीं करते तब आपको वापस आपकी होम कंट्री भेज देते हैं। तो ये एक रूल है, हर कंट्री का रूल होता है। बट ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको एक अलग प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, अलग डॉक्यूमेंटेशन देनी होगी। आप एक सिंगल फाइल में दोनों चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे फास्ट ट्रैक सर्विस का भी यूज़ कर सकते हैं इनकेस आप एज ए स्पेशलिस्ट हैं, आप एज ए मैनेजमेंट में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, जहाँ पे आपकी जो पोजीशन है वो मिडिल मैनेजमेंट में है, टॉप मैनेजमेंट में है, या इनकेस आपके पास यूरोपियन यूनियन का ब्लू कार्ड है, या इनकेस आप वहाँ पे जाके कंपनी वहाँ पे खोलना चाहते हैं, तब आप एज ए फास्ट ट्रैक सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या क्या इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होंगी जो हमें फॉलो करनी होंगी वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक जॉब होनी चाहिए। जॉब ढूंढने के काफ़ी मेथड हैं यहाँ पे। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन काफ़ी वेबसाइट्स हैं, और अगर ऑफलाइन की बात की जाए तो आप अपने फ्रेंड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव हैं, आप वहाँ पे उन्हें कह सकते हैं कि आपका जो रिज्यूमे है वो कंपनी में फॉरवर्ड कर दें। अगर आपका रिज्यूमे वहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद में जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी सारी डिटेलिंग फिल करेंगे और आपको जो वीज़ा है वो आसानी से मिल जाता है। इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि आप कैसे ऑनलाइन जॉब अप्लाई करोगे, तो वो हम नेक्स्ट जो इसकी स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें जो हमारी क्वालिफिकेशन है या जो हमारी एजुकेशन है उसके बारे में प्रूफ करना होता है कि जो भी हम जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं उस जॉब के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस भी मौजूद है और हमारी जो एजुकेशन है वो भी कंप्लीट है। इन केस आप वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पर जाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप एज ए डॉक्टर जाना चाहते हैं, आप एज ए नर्स जाना चाहते हैं, तब आपको एक वेलवीरा से जो परमिशन लेनी होती है, और जो ये परमिशन है ये भी ऑनलाइन फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। तो एक ईजी प्रोसेस है ये भी। उसके बाद दोस्तों जो इनकी थर्ड जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो है कि जो आप जॉब यहाँ आपको मिली है उसकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो 1331 यूरो होनी चाहिए, यानी कि जो इंडिया के हिसाब से 1,20,000 रुपये होती है। ये आपको पर मंथ चाहिए। और ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखें कि ये सिंगल पर्सन के लिए है। इनकेस आपके साथ डिपेंडेंट हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तब जो ये मिनिमम सैलरी है ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आप इन 3 चीज़ों का आपने ध्यान रख के जाना है। अब बात करते हैं कि हम जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। मैंने जैसे आपको बताया
कि जॉब के लिए अप्लाई करने के काफ़ी मेथड हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी हैं। और आप इन वेबसाइट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप 1 बाय 1 करके आप वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी? सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास एक कवर लेटर होना चाहिए जहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है उसके बारे में ब्रीफ में हो कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी है, इनकेस आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की है, आपके पास कितने सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो सब चीज़ें आपको एक कवर लेटर में चाहिए। उसके बाद में आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे के सारे एक PDF में चाहिए। इन केस आपने लैंग्वेज टेस्ट दिया है, आपने आइल्स की है या आपने जो फिनलैंड की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपने सीखी है, आप उनकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। आप अपना पासपोर्ट की स्कैन कॉपीज़ यहाँ पे रखें। रिसेंट PCC आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास एक वर्किंग ईमेल होनी चाहिए और आपका एक वर्किंग फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे करें जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं। जॉब के लिए अप्लाई करना काफ़ी आसान है। जस्ट आपने वेबसाइट्स पे विज़िट करना है और जब आप यहाँ पे अपने लिए जॉब ढूंढ लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हर एक जॉब्स अवेलेबल हैं, आप एज ए यहाँ पे जो इनकी कैटेगरीज वाइज भी जा सकते हैं। मान लीजिए आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, तब आपको यहाँ पे जो भी इनकी हेल्थ केयर की जॉब्स होंगी वो सारी की सारी विजिबल हो जाएंगी। कुछ जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप यहाँ वेबसाइट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे जो इनकी ऑफिशियल कंपनी के कॉन्टैक्ट्स होंगे जैसे फ़ोन नंबर और जो ईमेल आईडी है वो आपको मिल जाएंगी। आप अपना जो रिज्यूमे है या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में इनके साथ की प्रोफाइल है वो सिलेक्ट हो जाती है, तब आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो अपनी जो सप्लीमेंट डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेंगे और आपको जो वीज़ा है वो आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि रेजिडेंस परमिट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये कंप्लीट होते हैं, ये सेम डॉक्यूमेंट हैं जो आपको वीज़ा के लिए भी चाहिए। बट यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ कि एक तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद में आपके पास एक रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए। आपका जो पासपोर्ट है वो उसकी कलर कॉपीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि स्कैन कॉपीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। और आपके पास एक आपके होम कंट्री के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जहाँ पे आप लीगली रह रहे हो। सबसे पहले तो हम पासपोर्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा सकते हैं। और इन केस आप फिनलैंड में हैं तब आप MP1 फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जब आपको जॉब मिल जाती है तब हमने क्या स्टेप लेने हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन फिल करनी है और अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हमारे पास रिक्वायरमेंट होंगी। सबसे पहले तो हमें जॉब अप्रूवल ऑफर या पॉजिटिव डिसीजन लेटर जो हमें फिनलैंड के एम्प्लॉयर की तरफ से आया है या गवर्नमेंट की तरफ से आया है वो साथ लेके जाना है। उसके बाद में जो हमारा पासपोर्ट है उसकी स्कैन कॉपीज़ और ओरिजिनल पासपोर्ट वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए और जिसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ तक पड़ी होनी चाहिए। उसके बाद में रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास होनी चाहिए, PCC होनी चाहिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके सेविंग अकाउंट में कम से कम 2.5 लाख रुपए होने चाहिए। ये 2.5 लाख रुपए मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री में जॉब के लिए जाते हैं तब जो इनिशियल डेज में खर्चा आता है, जैसे डेली नीड्स में खर्चा आता है, अकोमोडेशन पे आएगा, ट्रांसपोर्टेशन पे आएगा, उन खर्चों को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक अमाउंट होनी चाहिए। उसके बाद में जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम 4 महीने पुरानी हो, जिससे ये भी कंफर्म हो कि आपके पास जो है एक फंड मौजूद है और आपके पास जो डेली फंड है, मंथली फंड है, वो भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। आप यहाँ पे फैमिली इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मान लीजिए कि आप मैरिड हैं, आप अपने स्पाउस की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बच्चों की दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में इनकेस आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है आप उनकी डिटेल दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास FD है, आप FD की डिटेल दे सकते हैं। आपने यहाँ पे कुछ शेयर परचेज़ किए हैं, आप उनकी डिटेल दे सकते हैं। और इन केस आपका जो वीज़ा है वो कंफर्म टिकट की रिक्वायरमेंट रखता है तब आप यहाँ पे टिकट लगा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप बिना टिकट के भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने बता दिया कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है। आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे तब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, उसके बाद में जो अपनी एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे करोगे।
एप्लीकेशन फ़ीस आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने अपने एम्प्लॉयर को यहाँ पे बताना है कि आपने अपनी फ़ाइल सबमिट कर दी है और एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे कर दी है, जिससे कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सके, जिससे कि जो आपका प्रोसेस है वो तेज़ हो सके। उसके बाद में दोस्तों आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। आप एम्बेसी में भी जाके अपनी फ़ाइल को सबमिट करा सकते हैं। आप एज ए VFS के थ्रू भी अपनी फ़ाइल को सबमिट करा सकते हैं। जब आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है उसके बाद में आपने डिसीज़न के लिए वेट करनी है। जो फाइल प्रोसेसिंग है वो कुछ जो केसेस होते हैं वो वहाँ पे आपको 1 मंथ में भी वीज़ा आ सकता है। कुछ केसेस में जो ये टाइम है ये 4-5 महीने तक भी जा सकता है। तो आपने जो है वो सिर्फ इंतज़ार करना है। तो दोस्तों यही प्रोसेस है फ़िनलैंड में वर्क वीज़ा अप्लाई करने का। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपका आंसर वहाँ पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।